नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे जो यूएनओ के अंग हैं उनके बारे में। पिछली वाली क्लास में अपन ने जो यूएनओ का सामान्य परिचय है, उसकी स्थापना के बिंदु हैं, उसके सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज वाली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे यूएनओ की शाखाएं, यानी कि जो यूएनओ के अंग हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो यूएनओ के अंग हैं वो 6 अंग हैं। सबसे पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो जैसे परिचय की दृष्टि से अपन बात करें तो इसमें 20 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल, कि यूएनओ के जो अंग हैं उनका सविस्तार वर्णन कीजिए। तो सवाल है जो किसी भी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप सवाल को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि यूएनओ की जो सबसे पहला अंग है महासभा, सबसे इम्पोर्टेंट अंग है ये। इसका सारे कामकाज में जो महासभा देखती है, तो ये जो अंग है वो इम्पोर्टेंट माना गया है। यूएनओ के सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं, यानी कि यूएनओ के जो सभी सदस्य देश हैं 193 हैं यूएनओ के देश हैं। दक्षिण सूडान जो लास्ट में सदस्य चुना 193, और दक्षिण सूडान को भी लगभग सदस्य शायद बना लिया गया है, विचार था पहले। तो 193 सदस्य हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं, महासभा के भी सदस्य होते हैं। महासभा का अधिवेशन सितंबर माह के दूसरे या तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और 25 दिसंबर तक चलता है। यानी कि मैं यहाँ आपको जो महासभा का जो इम्पोर्टेंट कार्य है, उनके अंग जो है, इनके जो मेन कार्य है वो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यानी कि महासभा के जो यूएनओ के जो सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य माने गए हैं। महासभा का जो अधिवेशन है वो सितंबर माह के दूसरे या तीसरे मंगलवार से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलता है। विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद की सिफारिश को महासचिव 24 घंटे के अंदर बुला सकता है। जैसे मान लीजिए किसी अधिवेशन की अचानक आवश्यकता होगी तो जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अधिवेशन महासचिव द्वारा 24 घंटे के अंदर बुलाया जा सकता है। अधिवेशन की अध्यक्षता वाला सदस्य देशों में से ही चुना जाता है सदस्य द्वारा। यानी कि जो अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा वो यूएनओ के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। महासभा का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ, जो राष्ट्र संघ की 26वीं वर्षगांठ थी। यानी कि अपन बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की, और बात इस बात लाइन में आई है राष्ट्र संघ की। यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 1920 के। मैं पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ, आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। आपको अगर राष्ट्र संघ दिया गया है तो 1920 लिखना है स्थापना में, संयुक्त राष्ट्र संघ दिया गया है तो 1946, 24 अक्टूबर 1946। हालांकि राष्ट्र संघ जो है नहीं पूछा जाएगा, लगभग 99% राष्ट्र के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में संयुक्त राष्ट्र शब्द दिया हुआ है। तो महासभा का जो प्रथम अधिवेशन है 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ है, जो राष्ट्र संघ की 26वीं वर्षगांठ थी। इसके साथ ही राष्ट्र संघ का स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। 1952 से महासभा के अधिवेशन यूएनओ मुख्यालय न्यूयॉर्क में हडसन नदी के तट पर मैनहट्टन द्वीप में होते हैं। यानी कि 1952 से जो महासभा के अधिवेशन होते हैं, और तो इसका जो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हडसन नदी के तट पर मैनहट्टन द्वीप पर उसमें होते हैं। 1953 में 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की विजय लक्ष्मी पंडित ने की, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि जो महासभा का जो 8वां अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भारत की विजय लक्ष्मी पंडित ने की है, जो कि पहली महिला अध्यक्षा भी रही है। नया सदस्य बनने के लिए महासचिव के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति महासभा का सदस्य या यूएनओ की सदस्य लेना चाहता है, तो जो यूएनओ का महासचिव है इस समय एंटोनियो गुटेरेस है यूएनओ के महासचिव, तो महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नया सदस्य बना जाएगा। यानी कि उसके बाद सुरक्षा परिषद उस पर विचार विमर्श करते हैं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही महासभा द्वारा नया सदस्य बनाया जाएगा।
एक जो कार्य है कि यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना, तो वो कार्य भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 17 में यूएनओ का बजट पारित करती है महासभा। अनुच्छेद 18 में मतदान होता है महासभा द्वारा। तो ये जो इसके मेन कार्य हैं महासभा के द्वारा कि अधिवेशन बुलाना, नए सदस्य शामिल करना, बजट प्रस्तुत करना, मतदान प्रणाली, यूएनओ की चार्टर में संशोधन करना, ये सब जो कार्य हैं वो महासभा के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद के कौन कौन से कार्य हैं वो यहाँ देखते हैं। तो सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य वो है कि विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का कार्य सुरक्षा परिषद का होगा। यानी कि लड़ाई झगड़ों का निपटारा, शांतिपूर्वक रहना, शांति बनाए रखना, ये सब कार्य सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है। प्रारंभ में 11 थी, 5 स्थायी तथा 6 स्थायी। यानी कि अब जो सुरक्षा परिषद की जो संख्या है वो 15 है, यानी कि 5 सदस्य स्थायी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कुल 5 हैं। ठीक है, पहला है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं। यानी कि कुल संख्या आपसे पूछी जाती है तो कुल टोटल संख्या है 15। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है। प्रारंभ में 11 थी, 5 स्थायी तथा 6 अस्थायी। 1965-66 में बढ़ाकर 15 कर दी गई, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। सुरक्षा परिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 23 में होगा, इसी में संशोधन होगा सुरक्षा परिषद में। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए 5 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे, उनके स्थान पर नए चुनाव होंगे। यानी कि जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 10, यानी कि उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। फिर 5 सदस्यों का चुनाव, उनके स्थान पर 5 सदस्यों का नए सदस्यों का चुनाव होता है। अब जो देश होते हैं वो भी अलग अलग जगह से होते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही माध्यम से सारे देश शामिल कर लिए गए। तो 5 सदस्य एशिया अफ्रीका से होंगे, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से, 1 पूर्वी यूरोप, 2 लैटिन अमेरिकी देश। तो ये जो है अलग अलग सदस्य होंगे। यानी कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होंगे 10 में से 5 जो सदस्य हैं वो अफ्रीका एशिया महाद्वीप से होंगे, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से होंगे, 1 पूर्वी यूरोप से होगा और 2 लैटिन अमेरिकी देशों से होंगे। ठीक है, तो भारत भी लगभग 7 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है, अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सुरक्षा परिषद का अधिवेशन यूएनओ मुख्यालय में अनवरत रूप से चलता रहता है। इसकी बैठकें महीने में 2 बार होनी आवश्यक है। इन बैठकों में 14 दिन से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सुरक्षा परिषद की बैठकें वो महासभा, यानी कि सुरक्षा परिषद को जो अधिवेशन है वो यूएनओ मुख्यालय में लगातार अनवरत चलता रहता है। इसकी बैठकें महीने में 2 बार होनी आवश्यक होती है। यानी कि 14 दिन से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। बैठकों की अध्यक्षता सदस्य देशों में से ही बारी-बारी से 1 महीने के लिए होगी। भारत अगस्त 2011 नवंबर 2012 में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। यानी कि जो इसके अध्यक्ष होंगे वो सदस्य देशों में बारी-बारी से होंगे। यानी कि भारत जो है नवंबर 2011-2012 में सुरक्षा परिषद का वो अध्यक्ष रह चुका है। भारत की ओर से यूएनओ में प्रतिनिधि जो पहले हैं वो अध्यक्ष पूरी कर चुके हैं। सुरक्षा परिषद का जो मतदान होता है वो अनुच्छेद 27 में होता है। यानी कि जो है वो अनुच्छेद 27 में परिभाषित है।
सबसे पहले वीटो का जो प्रयोग है 1946 में सोवियत संघ ने सीरिया लेबनान मामले में किया, यानी कि ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि सुरक्षा परिषद है यूएनओ में सबसे पहले वीटो का किसने किया, तो सोवियत संघ ने 1946 में सीरिया लेबनान मामले में किया। भारत के लिए भी सोवियत संघ ने 2 बार वीटो किया है, 1957 में, 1962 में जम्मू कश्मीर मामले में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब अपन पढ़ते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद का कौन से कार्य है वो अपन यहाँ देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिषद का कौन से कार्य है, क्या क्या सामाजिक आर्थिक परिषद कौन से कार्य करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका कार्य है विश्व में गरीबी भुखमरी को मिटाना रहा है। इसका कार्य विश्व में गरीबी भुखमरी को मिटाना। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 18 थी, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 54 है। ये आप ध्यान रखें, सुरक्षा परिषद और इसकी जो सदस्य संख्या है वो 54 है, यानी कि 54 है। सामाजिक आर्थिक परिषद सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होगा। जो प्रतिवर्ष एक ही सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे उनके स्थान पर नए चुनाव होंगे, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए होगा, यानी कि इसके जो सदस्य चुने जाएंगे वो 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। इनके अधिवेशनों की अध्यक्षता सदस्यों में से ही होगी। भारत के रामास्वामी मुगालियर इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत इस परिषद का 8 बार सदस्य रह चुका है, यानी कि भारत इसका 8 बार सदस्य रह चुका है, और जो रामास्वामी मुगालियर है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको छोटे सवाल में पूछा जाता है कि सामाजिक आर्थिक परिषद का तो गरीबी भुखमरी मिटाने का इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, और इसके जो सदस्य हैं वो 54 है। अगली बात करते हैं न्यास परिषद के बारे में। न्यास परिषद का क्या कार्य है, यह अन्य वर्तमान में प्रभावहीन हो चुका है। इसके अधीन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य था उपनिवेशवाद को हटाना, यानी कि जो उपनिवेश यानी कि एक दूसरे के प्रभाव में देश को मुक्त करवाना। इसने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। इसका यह सबसे सफल अंग रहा है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंट कार्य अब नहीं रहा है, यह सबसे सफल अंग इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य है वो नीदरलैंड के हेग में है, यानी कि नीदरलैंड जो है देश है उसका जगह है हेग, उसमें है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष है। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि तलबीर सिंह भंडारी जो है वो इसमें न्यायाधीश के पद पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं। यह न्यायाधीश प्रति 3 वर्ष बाद एक अवकाश ग्रहण करेंगे, उनके स्थान पर नए चुनाव होंगे महासभा द्वारा, यानी कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 है, और उनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष है। इन न्यायाधीशों में से एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। भारत के BN राव, RS पाठक, डॉक्टर नगेंद्र सिंह न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और वर्तमान समय की बात करें तो भारत के जो तलबीर सिंह भंडारी है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त है। उसमें जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 और जो कार्यकाल है वो जो है उनका 9 वर्ष है, ये तो आप ध्यान रखें। अगले विषय पर बात करते हैं सचिवालय, यानी कि जो यूएनओ का जो महासचिव होता है, जैसे वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो वो इस समय महासचिव को सेक्रेटरीट में बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं। यूएनओ सचिवालय विमान में स्थित है। सचिवालय का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव कहलाता है। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि महासचिव का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होता है। सबसे पहले जो महासचिव रहे हैं नार्वे 1946 से 51 तक रहे हैं। अब जो वर्तमान समय में है एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वर्तमान में, इनसे पहले बान की मून थे, उनसे पहले कोफी अनान थे। तो सबसे पहले त्रिवेदी रहे हैं, फिर डॉग हमेशल, खानपुर, पेरेज, बुतरस-लाली, कोफी अनान, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस। बान की मून है जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए थे। तो ये जो है सचिवालय है, इसके अध्यक्षों के बारे में हमने बात करी। तो आपसे परीक्षा में जैसे पूछा जाए कि पहला अध्यक्ष तो त्रिवेदी वर्तमान का एंटोनियो गुटेरेस, आप ध्यान रखें।
अब जो यूएनओ में जो भारतीय लोगों का जो योगदान है उनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा कि डॉक्टर जो राधाकृष्णन अब्दुल कलाम आजाद यूएनओ के प्रधान रह चुके हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में, आप ध्यान रखिए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन और अब्दुल कलाम यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। भारत की राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षा रह चुकी हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कार्यालय है वो जिनेवा में है, जिसको WHO भी कहा जाता है। VC त्रिवेदी IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारत ने अपनी जो शांति सेना वो सबसे पहले 1950 में कोरिया युद्ध में भेजी है। तो ये मैंने आपको जानकारी बताई यूएनओ के बारे में, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय के बारे में। अब अगले वीडियो पर अपन बात करना चाहेंगे कि यहाँ यूएनओ की जो सफलता है उसको और सफल बनाने के लिए या यूएनओ को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, यानी कि जो यूएनओ है वो लगातार अपने कार्यों में वृद्धि करता रहे, इसके लिए कौन कौन सी बातों का और समावेश किया जाना चाहिए। तो इन बातों की मैं अपन चर्चा करेंगे कि यूएनओ को शक्तिशाली बनाने के उपाय या सुझाव। संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के उपाय। यानी कि संयुक्त राष्ट्र को और शक्तिशाली किन कारणों से बनाया जा सकता है, किन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, किन बातों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। हाँ, तो साथियों यहाँ पर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के उपाय, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे यूएनओ में चयनित हो सकता है, यूएनओ को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो वो जो कारण है वो मैंने यहाँ लिखे हैं कि नंबर पहला है विश्वव्यापी सदस्यता, वीटो व्यवस्था में संशोधन, महासभा की स्थिति में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, एशिया तथा अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल, घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए, यूएनओ की सदस्यता महासभा द्वारा प्रदान की जाए। ये मैंने इसके मोस्ट कारण लिखे हैं जिनसे कि यूएनओ को शक्तिशाली और भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले बिंदु की बात करते हैं विश्वव्यापी सदस्यता, यानी कि जो सदस्य देश शामिल किए जाए वो, यानी कि विश्व में जो बहुत से देश है लेकिन वो सभी जो देश हैं वो यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो विश्व के जो सभी वर्ग हैं उनका सुझाव है कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में निषेधाधिकार यानी कि वीटो का जो प्रयोग है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भारत का पड़ोसी देश है या अन्य देश है तो वो यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है तो उसका जो शत्रु देश है उस पर वीटो कर देता है कि यानी कि इस देश को सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस वजह से बहुत से देश जो हैं वो यूएनओ के सदस्य नहीं बन पाते। एक उदाहरण अपन लेते हैं कि सन 1971 तक विश्व के अनेक राष्ट्रों को अमेरिकी तथा सोवियत वीटो के प्रयोग के कारण सदस्य प्राप्त नहीं हो सकी, यानी कि उन्होंने वीटो का प्रयोग ज्यादा किया। तो इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे कि विश्व के अन्य जो देश हैं वो यूएनओ के सदस्य बन सके। नंबर 2 है वीटो व्यवस्था में संशोधन, यानी कि इस वीटो व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए कि बहुत से देश है इसमें अड़चनें पैदा करते हैं और जो प्रस्ताव है वो वीटो पावर के कारण नहीं लाया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि वीटो की व्यवस्था जो संयुक्त राष्ट्र को सफल बनाने के लिए रखी गई थी, संयुक्त राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई है। तो वो घातक सिद्ध इसी कारण से हुई है कि कोई अच्छा प्रस्ताव भी लेके आता है तो एंटी पक्ष या शत्रु पक्ष जो है उसको वीटो करता है, यानी कि उस पर मना करता है, अपना मत और नकारात्मक रूप से देता है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक निर्णय नहीं हो पाते और कभी कभी मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न होता है। एक विचारक हैं पामर पार्किंस, वो लिखते हैं कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग या दुरुपयोग ने जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र में जनता के विश्वास को बिगाया है उतना अन्य किसी वस्तु ने नहीं। यानी कि पामर पार्किंस
कि वीटो पावर से यानी कि यूएनओ को बहुत नुकसान हुआ, लोगों का विश्वास इसके ऊपर से उठ गया है। नंबर 3 की बात करते हैं कि महासभा की स्थिति में सुधार होना चाहिए, यानी कि महासभा में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनसे उनमें सुधार होना चाहिए। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसा रूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह एक विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि कुछ विचारक सुझाव देते हैं कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा है उनको उसी अनुसार अनुपात में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। अभी महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे वह राष्ट्र चीन हो या भूटान, यानी कि जनसंख्या के अनुसार मतदान नहीं है। किसी भी जो राष्ट्र है उसका सिर्फ एक ही मतदान माना जाता है। तो महासभा की स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए। नंबर 4 की बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार अनिवार्य होना चाहिए। चार्टर में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी होने चाहिए, यानी कि शांति के अगर प्रयास हैं तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं वो एक तरह से बाध्यकारी होने चाहिए। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण निदान में प्राप्त कर सके तो उक्त विषय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए हमें बाध्य किया जाना चाहिए। कई विवाद यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र में आते हैं और यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उन पर निर्णय देता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होते। इस कारण जो निर्णय है वो देश लागू नहीं कर पाते। न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नंबर 5 की बात करते हैं एशिया तथा अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उनका उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि इन महाद्वीपों में अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और देशों की संख्या भी ज्यादा है तो उनके अनुसार उनको अनुपात के आधार पर उनको स्थान मिलना चाहिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का बहुमत जिसके आधार पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्रों उन पर थोपे गए निर्णयों की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया तथा बड़ी शक्तियों को यह आभास हो जाए कि छोटे तथा तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों का और अधिक दिनों तक शोषण नहीं किया जा। गरीब राष्ट्र हैं, अल्पविकसित राष्ट्र हैं तो जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन पर अपने मत थोपते हैं। तो इस कारण क्या है कि उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल, यानी कि यूएनओ के पास उनकी अपनी सेना नहीं है तो ऐसा प्रस्ताव या ऐसा कोई कार्य उपाय होना चाहिए उसके पास खुद के पास अपनी जो शक्तिशाली सेना होनी चाहिए। नंबर 7 की बात करते हैं घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित प्रतिनिधित्व नहीं, यानी कि यूएनओ के चार्टर में कहा गया है, सिद्धांत उद्देश्यों में कहा गया है कि यूएनओ जो है किसी सदस्य देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कई बार ऐसे कारण होते हैं कि यूएनओ को मालूम नहीं होता कि कौन सा मामला उनका आंतरिक है और कौन सा विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो इस चीज का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चार्टर के अनुच्छेद 2 के खंड 7 में यह प्रावधान है कि चार्टर में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं कि कौन सा मामला घरेलू मामला, अगर राज्यों को यह निर्णय का अधिकार स्वतः प्राप्त है कि वे किस मामले को घरेलू मामला समझते हैं और इसका परिणाम जो है वो बहुत ही बुरा हुआ है। नंबर 8 की बात करते हैं यूएनओ की सदस्यता महासभा द्वारा प्रदान की जाए, यानी कि यूएनओ के सदस्य बनना चाहते हैं वो सुरक्षा परिषद के सिफारिश के आधार पर सदस्य बनने, यानी कि सुरक्षा परिषद सिफारिश करके उसके बाद महासभा उन सदस्यों को चुनती है। तो विचारक कहते हैं कि यूएनओ की सदस्यता है वो सिर्फ महासभा के द्वारा ही प्रदान की जानी
जहां तक नए राष्ट्रों को संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न है, इस तक में पर्याप्त मिलेगी महासभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करे। इससे न तो सदस्यता की पसंद पर राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न ही गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिल सकेगा। तो इन कारकों को अपन देखते हैं तो वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो ये जो बात है वो आपको 20 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, नोट कर लिया अपने नोट में। ये बात आपको 20 नंबर के सवाल में पूछी जाएगी, यूएन को शक्तिशाली बनाने के सुझाव क्या है। तो विश्व व्यापी सदस्यता, वीटो व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए, महासभा की स्थिति में सुधार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, एशिया तथा अफ्रीका का उच्च प्रतिनिधित्व, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल, घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए, यूएन की सदस्यता महासभा द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये सब कारगर उपाय हैं जिनके द्वारा इनको जो यूएन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अब कई विचारक जो है यूएनओ की आलोचना भी करते हैं कि यूएनओ अपने कार्य में असफल रहा है। तो किन किन कारणों से यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना की जाती है, ये आंशिक सफलता उसको अपन कह सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगा, कुछ कारण यहाँ बोलना चाहूंगा कि राष्ट्रों की गुटबंदी रही है। शीत युद्ध का एक उदाहरण अपन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है, सैन्य शक्ति का अभाव पाया जाता है, वीटो का दुरुपयोग, महाशक्तियों की साम्राज्य मनोवृत्ति आदि, ये सब कारण हैं कि उनसे आंशिक सफलता इसको कह सकते हैं। अब मैं यहाँ छोटे जो सवाल हैं उनकी एक बार चर्चा करना चाहूंगा कि जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। कि संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं, रूल 6 हैं, वो मैंने बता दिए हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। या यूएनओ की जो कुल साधन जिसके पास वर्तमान में कार्य नहीं है, तो न्यास परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहाँ है, हेग में है। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 15, कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष है। तो ये छोटी बातें और ये अंग मैंने लिख दी है, बता दी हैं, और यूएनओ को शक्तिशाली बनाने के उपाय मैंने यहाँ बता दिए हैं। तो बात जो है इन्हीं में से आपको पूछी जा सकती है। बार बार पढ़ते रहिए, जो बुक्स हैं उनके अनुसार भी आप तैयारी कीजिए, उससे भी पढ़ते रहिए। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं उनको आप नोट करते जाइए, ठीक है। आगे वाला जो टॉपिक है उसके अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद आपको।